हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। दोस्तों इंट्रोडक्शन तो देखो हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डिस्कस कर लिया था कि जो आईक्यू है, जो इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, इनके बीच में क्या लिंक है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आईक्यू ज़्यादा ज़्यादा ज़रूरी होता है कि या फिर ईक्यू ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके साथ ही हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से गैल्टन भाई साहब के सोच विचारों को समझा था, जाना था, और यूजेनिक्स की इनकी जो कंट्रोवर्शियल फिलॉसफी है उसको भी देखा था। अब हम डायरेक्टली जो हमारा चैप्टर है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो जैसे ये जो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स का मतलब मैंने आपको बताया था ट्रेड्स, क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स को दोस्तों हम कहते हैं। तो हम एक तरीके से ये भी तो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है अपनी फंक्शनिंग में। फंक्शनिंग इन द सेंस इंसान क्या क्या किस किस तरीके से फंक्शनिंग करता है। इंसान की सोच उसकी फंक्शनिंग का पार्ट होती है, यानी कि थिंकिंग। इंसान किसी चीज़ को देखकर क्या समझ रहा है, क्या इंटरप्रेट कर रहा है या कर रही है, तो वो उसका होता है परसेप्शन। जैसे कोई चीज़ आपने देखी, नॉर्मल देख ली, इग्नोर कर दी, लेकिन देखी और उसके बाद दिमाग आपका चलने लगा उस चीज़ को देखने के बाद, वो आपका परसेप्शन हो गया, आपकी थिंकिंग हो गई। आप कौन सी चीज़ को कितने हद तक याद रख पाते हो, वो आपकी मेमोरी का पार्ट हो गया। तो इन सब चीज़ों में इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। और क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हम जैसा कि डिस्कस करते हैं बार बार, सभी इंडिविजुअल्स की इस पृथ्वी पर जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो सबकी डिफरेंट हैं। दो इंडिविजुअल्स की कभी भी पर्सनैलिटीज़ सेम नहीं हो सकती हैं। हाँ, पर्सनैलिटी के कुछ डायमेंशन ज़रूर सेम हो सकते हैं, एक दो चीज़ें आपकी किसी से, पांच छह चीज़ें आपकी किसी से मैच कर सकती हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि किसी एक पर्सन की कोई एक पर्सनैलिटी है, बिल्कुल उसका रेप्लिका, डिट्टो, फोटोकॉपी सामने वाले की पर्सनैलिटी में सारे डायमेंशंस मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये चीज़ सभी इंडिविजुअल्स की अलग की होती है, क्योंकि हमारे जो अनुभव होते हैं जीवन के वो सबके अलग हैं। और अगर मान लो कि किसी एक इंसान को या नंबर ऑफ पीपल को सेम प्रकार के अनुभव अगर हो भी रहे हैं, सेम प्रकार के अगर एक्सपीरियंसेस हो भी रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं दोस्तों, सेम प्रकार का इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर नहीं डालते हैं। एक्सपीरियंसेस का जो इम्पैक्ट होता है वो भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो वेरी करता है। ठीक है, इस वजह से पर्सनैलिटीज़ किसी भी दो इंडिविजुअल की सेम नहीं होती हैं। अब हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को, डैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि सिचुएशंस का हमारे ऊपर, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, बार बार हम साइकोलॉजी में पढ़ते ही रहते हैं कि एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंसेस, इन्हीं एक्सपीरियंसेस की वजह से सबकी पर्सनैलिटी जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। पृथ्वी पे किसी भी दो इंसान की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं होती है। तो ये एक्सपीरियंस आ कहाँ से रहे हैं? ये एक्सपीरियंस किसी ना किसी सिचुएशन की वजह से आ रहे हैं। तो उस सिचुएशन का जो इम्पैक्ट होता है उसको हम सिचुएशनिज्म कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं। अब इंडिविजुअल वेरिएशंस जो है, राइटर आपसे सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स जो एक दूसरे से वेरी करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ इंसानों में देखने को मिलती है, आपको सभी स्पीशीज़ में ये इंडिविजुअल वेरिएशंस देखने को मिलती है। आप चाहे तोते की बात कर लो, कबूतर की बात कर लो, भेड़ बकरी की बात कर लो, भैंस की बात कर लो, गाय की बात कर लो, किसी किसी भी पशु पक्षी की बात कर लो, पेड़ पौधों की बात कर लो, सब में आपको वेरिएशंस देखने को मिलती है। अगर आप गुलाब के दो प्लांट को लोगे, रोज़ के आप दो प्लांट को लो, तो उन गुलाब के दो पौधों में भी आपको सेम तरीके की स्टेम, बिल्कुल जहाँ से उसमें पत्ती निकल रही है सामने वाले में भी वैसे निकलेगी, ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर भी इंडिविजुअल वेरिएशंस होती हैं, उनके ट्रेड्स और एट्रीब्यूट्स भी डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। आपको कुछ डॉगीज़ देखने में बिल्कुल सेम लग सकते हैं, अगर वो भले ही सेम स्पीशी के हो। जैसे मतलब मान लो लेब्राडोर प्रजाति के या पोमेरियन प्रजाति के दो कुत्ते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल सेम ही तो हैं, सेम हाइट के हैं, सेम साइज़ के हैं, सेम जैसे दिख रहे हैं, डिट्टो एक दूसरे का रूबरू हम शक्ल हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप उनको देख रहे हो ना, और अगर आप ये कमेंट कर रहे हो कि बिल्कुल सेम साइज़ के दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम उनके स्किन का टेक्सचर है, उनके बाल बिल्कुल ऐसे हैं, हाइट ऐसी है, साइज़ ऐसा है, लेकिन यहाँ पर आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर कर रहे हो। क्या अब सवाल ये उठता है कि क्या जो
डॉगी या जो पपी है, अगर एक पपी है ए और दूसरा पपी है बी, तो क्या वो सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं जब आप उनको खाना देते हो? सेम तरीके से क्या वो अपने मालिक के बुलाने पर आते हैं? सेम टाइम पर क्या वो सोते हैं? क्या दोनों का स्लीपिंग पैटर्न सेम है? एक उनमें से कोई ज़्यादा नॉटी या फिर कम नॉटी तो नहीं है? एक ज़्यादा चीज़ें घर की तबाह करता है, दूसरा वाला शांत रहता है। तो यहाँ पर वेरिएशंस इसमें भी हैं। अगर आपको दो चीज़ें देखने में, दो स्पीशीज़ देखने में सेम लग रही हैं, तो वहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी मैच हो रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, पर्सनैलिटी इज़ नॉट अबाउट ओनली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर थिंकिंग, मेमोरी, फंक्शनिंग, जो बिहेवियर होता है और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन को, इस बास्केट के कॉम्बिनेशन को मिलाकर बनती है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन। तो वेरिएशंस अच्छा है कि बुरा है? वेरिएशंस वैसे अच्छी चीज़ है। सभी लोग या सभी स्पीशीज अगर सेम प्रकार की होते, सब लोग सेम टाइम पर सेम तरीके से बिहेव करते, सेम टाइम पर बोलते, तो ये दुनिया इतनी रंगीन नहीं होती। वेरिएशंस जो है वो कुदरत में कलर और ब्यूटी ऐड करने का काम करती है। फिर चाहे आप पेड़ पौधे की बात करो, फूलों की बात करो, पशु पक्षियों की बात करो, इंसानों की बात करो, तो यहाँ पर कलर मतलब सिर्फ यहाँ पर हम स्किन कलर की बात नहीं कर रहे हैं। विभिन्न विभिन्न प्रकार के अगर आप इंसानों को देखो, क्योंकि उनकी सबकी पर्सनैलिटी अलग है, सबके अंदर इंडिविजुअल वेरिएशंस हैं, तो इससे ना लाइफ हमारी मीनिंगफुल रहती है। कि अगर आपको 5 लोग बहुत बेकार मिले हैं ज़िंदगी में, तो हो सकता है कि अगले 5 लोग आपको बहुत अच्छे मिलें, जो कि आपको जीवन में एक होप दें, है ना, आपको जीवन में एक पर्सपेक्टिव दें, आपके इमोशंस को समझें, आपके परसेप्शंस को समझें। तो ये जो मिश्रण रहता है इंडिविजुअल वेरिएशंस का, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इंडिविजुअल वेरिएशंस हम यहाँ पर सिर्फ इंसानों के पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहे हैं। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में ना ज़्यादातर बात, वैसे तो जब ये साइकोलॉजी का डिसिप्लिन बना था, इंसानों की साइकोलॉजी के बारे में ही बात होना शुरू हुई थी, लेकिन आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट एनिमल्स की तरफ, प्लांट बिहेवियर की तरफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ भी गया। तो हम यहाँ पर ओवरऑल सभी स्पीशीज़ की साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमारा फोकस ऑब्वियसली बात है ह्यूमन साइकोलॉजी भी रहता है। लेकिन जो एनिमल साइकोलॉजी है वो भी एक इमर्जिंग फील्ड आने लगी है साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर अब राइटर आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करने को कह रहे हैं। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि एक पल के लिए आप ऐसा सोच लो कि आपके इर्द गिर्द जो पूरी की पूरी आपकी जो दुनिया बसी हुई है, जहाँ पर हर एक ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है उसका मान लेते हैं कि सेम कलर है। सारे ऑब्जेक्ट रेड कलर के हैं, या सारे ऑब्जेक्ट ब्लू कलर के हैं, सारे ऑब्जेक्ट ग्रीन कलर के हैं। हर चीज़, मतलब मान लो कि आपका जो फ़ोन का कवर है, आपके दीवारों के जो रंग हैं, सारे पेड़ पौधे ऊपर से लेकर नीचे तक, सारे स्पीशीज़ जो हैं, उनका सबका कलर रेड है, या सबका कलर ब्लू है, या सबका कलर ग्रीन है। तो आपको दुनिया ये कैसी प्रतीत होगी? आप इस दुनिया को फिर ब्यूटीफुल दुनिया तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ जो सारी एक जैसी आपको देखने को मिलेगी, तो आपके लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बोरिंग जगह हो जाए। तो क्या आप ऐसी दुनिया में रहना पसंद करोगे जहाँ पर सारे लोगों का व्यवहार एक ही जैसा हो? अब सारे लोग अगर अच्छे व्यवहार के हैं तो आप ये कहोगे कि सर इसमें बुरी बात क्या है? देखो, पता है दोस्तों बुरी बात क्या होती है? जब भी आपको लाइफ में कुछ ऐसे लो पॉइंट्स देखने को नहीं मिलते ना, जहाँ पर आपको झटके लगें, या फिर जहाँ पर आपकी हर्टिंग मूवमेंट्स हों, या जहाँ पर आपकी पर्सनल ग्रोथ को रोकने वाले, आपसे चिढ़ने वाले कुछ लोग हों, आपके सामने जो बहुत अच्छे बने लेकिन वो आपका ही पत्ता काटे, ऐसे लोगों से अनुभव लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ करने के लिए। सब कुछ अगर लाइफ में परफेक्ट होता ही रहेगा तो आप कभी भी इम्प्रूव करोगे ही नहीं अपनी पर्सनैलिटी को। और सारे लोग अगर मान लो कि बेकार हैं और आपके इमोशंस या आपकी थिंकिंग उनसे मैच नहीं करती हैं, तो आप सुपर फ्रस्ट्रेटेड रहोगे ज़िंदगी में। तो इसलिए वेरिएशंस होना बहुत ज़रूरी होती हैं जीवन में। और ये दुनिया में वेरिएशंस हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से लेकर लिविंग ऑब्जेक्ट तक, नॉन लिविंग चीज़ों से लेकर लिविंग पर्सनैलिटीज़ तक। ये इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि लाइफ और जो ये पूरी दुनिया ये ब्यूटीफुल अपीयर हो सके हमें, और एक मीनिंगफुल लाइफ हमें मिल सके। तो हमारा आंसर सारी चीज़ों को नापते तोलते हुए ऐसा ही होगा कि नहीं भाई, हम ऐसी दुनिया में रहना पसंद नहीं करेंगे।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स की तरह जो लोग हैं, जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के जैसे कलर होते हैं, ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखने में होते हैं, तो लोग भी जो होते हैं, पृथ्वी पे जो इंसान हैं, उनके पास भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के ट्रेड्स होते हैं। ऑब्जेक्ट्स की तरह लोगों के पास भी अलग अलग कॉम्बिनेशन के ट्रेड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, उनके वैल्यूज़ हैं, उनके बिलीव्स हैं। तो इसलिए लोग भी एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की मेंटेलिटी के, थिंकिंग के, कुछ थिंकिंग के लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग कम इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोगों में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों में सिर्फ नॉर्मल इंटेलिजेंस जो है, एकेडमिक इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादा है। तो आपको दुनिया में भिन्न प्रकार के लोग देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो वेरिएशंस हैं, जिसको हम वेरिएबिलिटी भी कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो वेरिएशंस है, जो वेरिएबिलिटी है, ये कुदरत की एक देन है। अब कुदरत की एक देन है वेरिएशंस, हर चीज़ एक दूसरे से वेरी कर रही है, चाहे वो नॉन लिविंग चीज़ हो, चाहे वो लिविंग चीज़ हो। तो इंडिविजुअल्स इस वेरिएशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि इंडिविजुअल्स भी कुदरत की जैसे बाकी चीज़ें, सारे पेड़ पौधे, सारे फूल, पशु पक्षी, एनवायरनमेंट, कंट्री टू कंट्री, लोकेलिटी, सारी चीज़ें वेरी करती है। तो इंडिविजुअल्स भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। अब हम फाइनली जानते हैं कि इंडिविजुअल्स में जो अलग अलग इंडिविजुअल को आप देखते हो अपने आसपास घूमते हुए, आप अपने गली मोहल्ले में, अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में, रिश्तेदारों में जो आप उनको देखते हो, तो आप उनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे कर पाते हो, आप उनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाते हो, लोग कैसे वेरी करते हैं एक दूसरे से। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की टर्म में लोग वेरी करते हैं, जैसे हाइट लोगों की अलग अलग होती है। हाँ, सेमनेस यहाँ पर हो सकती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। दिमाग में एक चीज़ सोच के चलना, जब भी हम कह रहे हैं कि पृथ्वी पे दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं हो सकती, मैंने आपको 1000 बार बोल दिया, मैं एक बारी फिर से बोल रहा हूँ। पर्सनैलिटी को ओवरऑल डायमेंशन में देखा जाता है, वहाँ पर फिजिकल क्वालिटीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स तो आते ही हैं, प्लस आपके जो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपका वे ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन, वे ऑफ फीलिंग, आपके इमोशंस, आपका लगाव, आपकी थिंकिंग, आपकी परसेप्शन, आपकी मेमोरी, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक बास्केट बनती है। उस बास्केट को हम लोग कहते हैं पर्सनैलिटी। अगर हम इनमें से जो एक एक डायमेंशन है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, थिंकिंग पैटर्न, बिहेविंग पैटर्न, परसेप्शन, मेमोरी, अगर आप इनको अलग अलग करके देखोगे, वहां पर आपको कुछ कुछ लोग सेम तरीके से देखने को मिल जाएंगे। जैसे किसी की हाइट है, किसी लड़की की 5 फुट 7 इंच, तो अब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि 5 फुट 7 इंच की कोई लड़की नहीं होती, एक ही लड़की या दो लड़की होंगी और बाकियों की हाइट सब में वेरी करती। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लाखों लड़कियां मिल जाएंगी इस पृथ्वी के ऊपर जिनकी हाइट 5 फुट 7 इंच होगी। वेट, अगर किसी लड़की का वजन है 100 किलो, तो 100 किलो के वजन वाली जो लड़कियां हैं वो आपको इस पृथ्वी पे बहुत सारी मिल जाएंगी। स्ट्रेंथ की अगर आप बात करो, हेयर कलर की अगर आप बात करो, तो ये सारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर थोड़ी बहुत वेरिएबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनकी कैटेगराइजेशन भी होती है। जैसे एक पर्टिकुलर वजन की कैटेगरी में आने वाले लोग, या शहरों की लड़कियां, जैसे जो लोग होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, वो बल्की होते हैं क्योंकि जंक फूड वगैरह वो खा रहे होते हैं। या फिर किसी एक जगह पर जो, या कॉन्टिनेंट पर या कंट्री में जो लोगों की जो हाइट है, यहाँ के लोग लंबे होते हैं, वहाँ के लोग छोटे होते हैं। जो हेयर टेक्सचर है, जैसे किसी ट्राइबल ग्रुप के फिजी हेयर है, वहीं पर किसी और कंट्री के जो लोग हैं वहाँ पर उनके बहुत सिल्की हेयर होते हैं। हेयर का जो कलर होता है, जैसे कई जगह पर अमेरिकन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पर लोगों के ब्राउन, लाइट ब्राउनिश वाइटिश हेयर होते हैं, ठीक है। और कहीं जगह पर बहुत डार्क हेयर होते हैं, जैसे साउथ इंडिया में। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक लोगों को कैटेगराइजेशन में डाल देती है, कैटेगरी में डाल देती है कि हाँ, सेम तरीके से लोग हम उनको पुट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी के हर एक इंसान की प्रजाति सेम नहीं है कि सबकी सेम हाइट हो, सेम वेट हो, सेम स्ट्रेंथ हो, सेम हेयर कलर हो, ऐसा नहीं है। इसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो चलो ठीक है, ये हमें समझ में आती है, लेकिन इसके अलावा लोग जो एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन पर एक दूसरे से वेरी करते हैं, उनके अंदर जो वेरिएशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू साइकोलॉजिकल डायमेंशंस। अब साइकोलॉजिकल डायमेंशंस मतलब जो मानसिक रूप से, मेंटली लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। तो यहां पर हम दो दो डायमेंशंस को अगर लेकर चलें, दो दो डायमेंशन मतलब डायमेंशन ए
वर्सेस डायमेंशन बी। तो जैसे कोई लोग हो सकते हैं कि वो इंटेलिजेंट हो, कुछ लोग हो सकते हैं वो डल हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हों, और कुछ हो सकते हैं बेचारे उस डोमिनेशन को एक्सेप्ट कर लें, वो सबमिसिव नेचर के हो कि जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते रहे वो। कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, कुछ लोग हो सकते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो। कुछ लोगों को घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद हो, उनका घर में अकेले रहते रहते दम घुटता हो, और कुछ लोगों उनको मतलब नहीं है, वो उनको अपने रूम में आराम से एक चाय कॉफ़ी का कप लेकर सॉफ्ट म्यूज़िक सुनना पसंद है, वो अपनी बुक्स वगैरह पढ़ना, पेंटिंग वगैरह करना ऐसे पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं यार, घर में नहीं बैठा जाता है हमसे, हमें बाहर निकलना है। अच्छा, जो लोग आउटगोइंग नेचर के होते हैं और जो विड्रॉन होते हैं, इनको क्या टर्म देते हैं हम लोग साइकोलॉजी में? आउटगोइंग वालों को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट नेचर के लोग। शाबाश। और विड्रॉन? अंदर रहने वाले, घर के अंदर रहने वाले, इंट्रोवर्ट। होशियार हो गई तो इलू मेरे साथ रह रह के। वेरी गुड। तो ये जो लिस्ट ऑफ वेरिएशंस हैं इंडिविजुअल के, ये एंडलेस है। मतलब ये इंडिविजुअल्स अपने साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में बहुत अलग अलग डायमेंशंस में वेरी कर सकते हैं। डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं इंडिविजुअल्स के, ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग डिग्री में भी, अलग अलग डिग्री में भी। अच्छा, अब ये डिग्री वाली चीज़ समझना, गहराई से इसको फील करना एक बार के लिए। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, क्योंकि अपने आसपास आपने खुद में भी ऑब्जर्व करा होगा, दूसरों पे क्या कमेंट करना। लोगों के जैसे ट्रेट है, जैसे हम कह रहे थे कि फिर से दोबारा से इनको पढ़ते हैं कि कुछ लोग इंटेलिजेंट हैं, कुछ लोग डल हैं, कुछ लोग डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कुछ लोग सबमिसिव नेचर के हैं, कुछ लोग क्रिएटिव हैं, कुछ लोग इतने क्रिएटिव नहीं है, कुछ लोगों को घर से बाहर रहना पसंद है, कुछ लोगों को घर पे ही रहना पसंद है। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर डायमेंशन को अगर आप पकड़ भी लो, उसके अंदर भी आपको वेरिएशंस देखने को मिल जाती हैं। जैसे अभी तो हम वर्सेस वाली डायमेंशंस को देख रहे थे, ए वर्सेस बी। अब आप एक चीज़ देखना, हम सिर्फ एक डायमेंशन को पकड़ते हैं कि लोग जो हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के हैं, लेकिन डोमिनेशन में भी लोग अलग अलग तरीके से वेरी करते हैं। अब डोमिनेशन मतलब क्या? कि आप किसी की आज़ादी को दबाते हो, तो कितना दबाते हो? क्या आपको हाथ उठाने की ज़रूरत पड़ती है? कुछ लोग हाथ भी उठा देते हैं। क्या सामने वाले का सिर्फ आंख दिखाना ही काफ़ी है? तो कुछ लोग हाथ नहीं उठाते हैं, आंख दिखा देते हैं कि भाई उनका नो मतलब नो। कुछ लोग भाई कबीर सिंह जैसे हैं कि टॉर्चर कर रहे हैं मेंटली भी और फिजिकली भी। कुछ लोग ओवर पॉजेसिव नेचर के हैं, कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से वो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है। लेकिन डोमिनेशन में भी आप समझ रहे हो कि डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी भी, जैसे अगर हम एक डोमिनेंट नेचर के पर्सन की बात करें, तो यहां पर भी इंडिविजुअल्स वेरी करते हैं कि कुछ ज़्यादा डोमिनेटिंग है, कुछ कम डोमिनेटिंग है, कुछ बहुत ही कम डोमिनेटिंग है, और कुछ बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी हैं। तो एक एक पर्टिकुलर ट्रेड्स के अंदर भी अलग अलग डिग्रीज होती हैं इंडिविजुअल की। जैसे अगर आप किसी को बोल रहे हो इंटेलिजेंट, तो अगर आप जिन जिन को इंटेलिजेंट बोल रहे हो सबको अगर आप बिठा दो, तो फिर उसमें से फिर सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन, सवाल ये उठता है। तो यहाँ यानी कि वहाँ पर डिग्री जो है वो चेंज हो रही है। जैसे एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप अगर ये मतलब मान लो कि अगर आप ये बोलते हो कि जिसकी यूपीएससी में रैंक 1 आती है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, जबकि घंटा ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी में मान लो कि आप रैंक 1 वालों को बहुत इंटेलिजेंट मान रहे हो, कि आप उनको ना बहुत इज्जत से देख रहे हो, वो देख रहे हो। इज्जत से तो देखना ही चाहिए, क्रिटिसाइज तो हमें करना ही नहीं है किसी को भी। इज्जत से तो दुश्मनों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बदला लेने का फिर मजा ही तो तभी आएगा ना, जब आप उनको इज्जत भरी नज़रों से देखोगे। तो मान लेते कि यूपीएससी में किसी की रैंक 1 है। अब 10 साल के आप कैंडिडेट्स की लिस्ट उठाओ जिनकी सबकी रैंक 1 है। आपको लगता है कि रैंक 1 लाने वाले में पंख लगे हुए हैं, भाई ये तो दुनिया का कोई सा भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। चलो इस चेन को मैं तोड़कर दिखाता हूँ। आप 2015 से लेकर 2025 तक के सभी रैंक 1 के लोगों को उठा लो,
अब फिर उनको बोलो कि यूपीएससी की साइकिल वो दोबारा से एक बारी क्लियर करें, सारी प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू निकालें, अब बताओ रैंक वन किसकी। वो अपने अपने ईयर के रैंक वन है सारे टॉपर्स, लेकिन अब अगर आप सबको कंबाइन कर दो तो अब आप बताओ कि रैंक वन किसकी। सबकी आ जाएगी रैंक वन? नहीं है ना पॉसिबल। तो इंटेलिजेंस में भी वेरिएशन होती हैं, मतलब हर एक डायमेंशन के अंदर। जैसे अगर आप किसी को डल बोल रहे हो तो डल जैसे कभी कभार ये होता है कि कोई लोग हैं जैसे उनको मैथ्स नहीं समझ में आती, तो आप उनको बोल रहे हो कि यार इसको मैथ समझ में नहीं आती, कितना डल है। लेकिन हो सकता है कि वो पर्सन आर्टिस्ट बहुत अच्छा हो, पेंटर बहुत अच्छा हो, क्रिएटिव वर्क करता हो, वो कुकिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हो। और एक हो जो भाई ना पढ़ाई उससे हो पा रही है, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छा, ना किसी क्रिएटिव स्किल में अच्छा, वो पर्सन दिन भर फोन चलाता रहता है और पढ़ा रहता है अपने आराम से बेड पे। तो वहां पर एक ऐसा पर्सन जिसको सिर्फ मैथ समझ में नहीं आ रही थी, वो मैथ्स की फील्ड में डल था, लेकिन बाकी फील्ड में उसको बहुत अच्छे से उसका योगदान था कि उसको बहुत अच्छे से कुकिंग स्किल्स आती हैं, वो गाने बहुत अच्छे गा लेता है या गा लेती है, उसको गिटार बजाना आता है या उसको पेंटिंग करना आती है, उसको कुकिंग स्किल्स उसकी बहुत अच्छी हैं। और वहीं पर एक पर्सन है वो सारी फील्ड में डल है, मतलब उसका किसी फील्ड में मतलब कोई ध्यान नहीं लगता, उससे कुछ नहीं हो पाता। तो डलनेस के अंदर भी वेरिएशंस हैं, अलग अलग डिग्री हैं। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं, इसकी इस चीज की हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ईच वन ऑफ अस इज वेरी यूनिक। ठीक है, क्योंकि हम सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं, वो कोई एक ट्रेड नहीं है। एक दो ट्रेड किसी के मैच कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो पर्सनैलिटी बन रखी है वो एक ट्रेड से नहीं बन रखी है। हमारी पर्सनैलिटी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड से बन रखी है, और वही कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स मिलाकर एक मैंने आपको बताया बास्केट बनाते हैं। वही बास्केट हमारी पर्सनैलिटी की पहचान है, क्योंकि पर्सनैलिटी के अंदर आप सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करोगे, सिर्फ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करोगे। अगर हम इस बास्केट में ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनको कंबाइन करो तो वो पर्सनैलिटी बनती है। विजन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हाइट, वेट, हेयर कलर, स्किन टेक्सचर। और साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करो तो वो अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं पर्सन की, इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस, एक्सट्रोवर्ट नेचर का, क्या इंट्रोवर्ट नेचर का है, डल है कि क्रिएटिव है, उसकी मेमोरी पावर कैसी है, उसकी रिटेंशन पावर कैसी है, उसका परसेप्शन कैसा है। तो एक तो ट्रेड किसी के मैच कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स के बेसिस पर जो पर्सनैलिटी बनती है वो कभी पृथ्वी पे किसी भी दो लोगों की सेम नहीं हो सकती। और सिर्फ इंसानों की तो क्या ही कहना, बाकी स्पीशीज की भी नहीं हो सकती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कैसे लोग एक दूसरे से डिफर करते हैं, और करते ही क्यों हैं लोग एक दूसरे से डिफर। कुदरत में हम सारे लोग एक दूसरे से क्यों अलग हैं और कैसे अलग हैं। तो इसके पीछे साइकोलॉजिस्ट एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि जो गांधी जी थे और जो हिटलर था, दोनों सत्याग्रह और अहिंसा को फॉलो कर लेते, या फिर गांधी जी भी किसी कम्युनिटी से नफरत करके उस कम्युनिटी को मरवाते हिटलर की तरह। लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग है। ही रिस्पेक्टेड ह्यूमन राइट्स, गांधी जी, लेकिन हिटलर को इंसानी जिंदगी की कोई कदर नहीं थी, क्योंकि वो नफरत करता था एक कम्युनिटी से। और यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आकांक्षा गैल्टन का, मयूर? कम्युनिटी से नफरत करने वाला, रेसिज्म को जो बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से मारे जाते हैं कुछ लोग, यूजेनिक्स। तो इसके पीछे आंसर दोस्तों साइकोलॉजिस्ट ये देते हैं कि यहां पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कुदरत ने हम सबको अलग बना रखा है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग्स पीपल। तो क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट? इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो करता है एक चीज को कि देयर इज डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस। देयर इज डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशंस
amongst people's characteristics and behavior pattern. लोग जो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लोग जो एक दूसरे से वेरी करते हैं, वो इसलिए वेरी करते हैं, वो वेरिएशंस हमें देखने को मिलती हैं, वो डिस्टिंक्टिवनेस, वो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स में और लोगों के बिहेवियर पैटर्न में. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम यहाँ पर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. और ये जो बिहेवियर है वो एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है. अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि जो हमारा बिहेवियर, हम सबका जो बिहेवियर, जैसे इसने क्लेम तो कर दिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्योंकि सारे लोग डिफरेंट हैं, उनके अंदर वेरिएशंस हैं क्योंकि लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग है, लोगों का बिहेवियर पैटर्न अलग है. लेकिन हमने ये तो देख लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं, क्योंकि कुदरत ने हम सबको अलग बना रखा है, हमारी फिजिकल साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग बना रखी हैं. लेकिन क्यों बना रखी हैं और ये कभी कभार अलग कैसे हो जाती है, लोगों के बिहेवियर पैटर्न कैसे अलग हो जाते हैं. तो बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि हमारे जो बिहेवियर होते हैं वो हमारे पर्सनल ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. हमारे जो बिहेवियर होते हैं, हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल ट्रेट्स. आप जैसे अंदर से होगे ना, वैसे ही आपका व्यवहार होगा. जबकि कुछ लोग ये मानते हैं, अच्छा पर्सनल ट्रेट्स का मतलब ये है कि इसके ऊपर तो आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है, आप जैसे अंदर से होगे. वो चलो एक अलग बात है कि एक्सपीरियंसेस वगैरह का प्रभाव पड़ने के बाद आप जो बचपन में गीली मिट्टी थे, होते होते आपके बड़े सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो गई, या तो आप बहुत जॉली नेचर के हो या बहुत अकड़ू नेचर के हो, आपके चेहरे पे लोगों को बात करते हुए घमंड दिखता है, या फिर आप एकदम बेशरम कैटेगरी के इंसान हो कि आप हर टाइम पर दांत निकालकर 32 इंच की टीवी निकालकर आप हंसते ही रहते हो. अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनके बचपन के एक्सपीरियंसेस की वजह से वो उनके पर्सनल ट्रेट्स ऐसे बनते हैं. कुछ दूसरे साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है ना, वो पर्सनल ट्रेट्स से ज़्यादा जो लाइफ में हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से इन्फ्लुएंस होता है. दूसरी कैटेगरी के साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं ना, हमेशा उन पर्सनल ट्रेट्स के अकॉर्डिंग हर किसी का बिहेवियर एक जैसा नहीं चलता रहता है. लोगों का बिहेवियर सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है, क्योंकि सिचुएशन का प्रभाव जिस प्रकार से होगा वैसे ही आपका बिहेवियर होगा. यार आप अच्छे खासे एक पार्टी के मूड में कहीं पर जा रहे हो, किसी की पार्टी फंक्शन वगैरह अटेंड करने जा रहे हो, आपको डांट पड़ गई अपने घर वालों से किसी एक बात के ऊपर, आपका मूड खराब हो गया फॉर द टाइम बिंग, तो बाकी सब लोगों का जो एक एंजॉयमेंट वाला उनका दिमाग सेट हो रखा है, वो आपके मन से फॉर द टाइम बिंग एंजॉयमेंट उड़ गई क्योंकि आपको डांट पड़ गई. समझ गए? तो ये इसको हम कहते हैं सिचुएशनिज्म. सिचुएशनिज्म की थ्योरी ये कहती है कि जो भी सिचुएशंस, जो भी परिस्थितियां होती हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल को प्लेस करा जाए, यानी कि उस सिचुएशन का, उन परिस्थितियों का जो इम्पैक्ट निकलता है, उसका प्रभाव निकलता है इंडिविजुअल के ऊपर, वो एक इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है हमारे बिहेवियर के लिए. आपका व्यवहार जो होता है वो सिचुएशन टू सिचुएशन बदलता रहता है. पर्सनल ट्रेट्स तो चलो डिटरमाइन करते ही हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग किसी एक पल में, किसी एक वक्त में, किसी एक घंटे में, या जो भी आपका दिन जैसा बीत रहा है, अगर आपका बिहेवियर उस समय पर जैसा है, वो किसी फैक्टर की वजह से, किसी पर्सन की वजह से, किसी रीजन की वजह से, या फिर किसी बात की वजह से आपका बिहेवियर, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते रहते हैं, तो दूसरी वाली थ्योरी फिर भी ज़्यादा प्रैक्टिकल थ्योरी है. मतलब जो दूसरा व्यू साइकोलॉजिस्ट होल्ड करते हैं कि यस, किसी के पर्सनल ट्रेट जैसे होते हैं तो ओवरऑल पर्सन की पर्सनैलिटी वैसे हो सकती है कि शक्ल पे उसकी अकड़ दिखे, घमंड दिखे, वो कम बोलता हो या कम बोलती हो, वो ज़्यादा हंसते खेलते हो, मम्मी पापा से डांट खाते हो कि तो तुम इतने बड़े हो गए हो, हर जगह खीखी खीखी करते हो, अच्छे नहीं लगते हो, थोड़े से मैच्योर बनो. वो तो चलो एक ओवरऑल डायमेंशंस है. लेकिन ऐसे लोग भी जो कि हर जगह खीखी खीखी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी उदास नहीं हो सकते. या फिर जो लोग हमेशा अकड़ू बैठे हुए हैं, जिनके चेहरे पे हमेशा घमंड दिखता है कि भाई ये तो हंसेंगे ही नहीं, ये तो प्रॉपर मतलब एक कैटेगरी दिख रही है कि ये तो अकड़ू नेचर के पर्सन है, ऐसा भी नहीं कि वो कभी खिलखिलाकर हंसेगा नहीं वो पर्सन. तो ये दोनों डायमेंशंस पर्सन की, जो जॉली नेचर का है वो कभी सैड हो गया, और जो हमेशा स्ट्रिक्ट नेचर का है वो भी पर्सन कभी हंस रहा है या हंस रही है. तो इसके ऊपर किसका प्रभाव होता है? सिचुएशंस का प्रभाव होता है. तो एक जो पर्सन है
एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, एक जो पर्सन है हु इज़ जनरली एग्रेसिव, जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा होता है आता है, तो भाई उसका गुस्सा घर तक सीमित है, वो घर में बर्तन चम्मच ये सब पटक लेता है, घर वालों को मार लेगा। लेकिन उसको ना अगर नौकरी के ऊपर और रोटी कमाने के ऊपर बात है तो उसको कुत्ता बन के रहना पड़ेगा अपने बॉस के सामने, वहां वो नहीं दिखा सकता अपनी अकड़। अब मान लो कि आप जो हो अपनी गली मोहल्ले में आपका बहुत ज़्यादा रुतबा है, कुल मिलाकर मान लो कि आप गुंडे हो, आप में बहुत गुस्सा है, आपसे सब लोग वो डरते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपकी बहुत वाहवाही है और आपसे सबको डरना चाहिए। होते हैं कुछ लोग ऐसे राउडी नेचर के होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे। तो ऐसे लोगों से आप ये बोलो प्रधानमंत्री के अंदर, प्रधानमंत्री के दफ्तर में घुसो और प्रधानमंत्री को चाटा मार के दिखा दो, पता लग जाएगा। आधार कार्ड ही पता चला गायब हो जाए कि देश में क्लेम कर दी जाए कि ऐसा तो कोई पर्सन पैदा ही नहीं होता हमारे देश में, ये तो झूठी झूठी बात है। तो यहाँ पर अगर कोई उसका टॉप बॉस है तो रोटी कमाने के लिए ये गुस्सा है इसको अपने अंदर ही रखना पड़ेगा, फिर ये कुछ नहीं कर सकता पर्सन। तो यहाँ पर किसका प्रभाव हुआ? सिचुएशन का प्रभाव हुआ, क्योंकि मानसिक रूप से सिचुएशन ने उसको बांध लिया कि यहाँ गुस्सा दिखाने का मतलब है कि बेटा फिर धूल चाटनी पड़ेगी गली मोहल्ले की, रोटी चली जाएगी, पैसे कमाने का जरिया चला जाएगा। तो कभी कभार जो सिचुएशन का जो इन्फ्लुएंस होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जो इंडिविजुअल्स जिनके अलग अलग पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं, कभी कभार वो सेम तरीके से बिहेव करते हैं सिचुएशंस में। कहने का मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, पर पहले आप इस लाइन को समझो वो क्या कह रहा है। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो जाओ। वो ये कह रहा है कि सिचुएशन का इम्पैक्ट या सिचुएशन का जो इन्फ्लुएंस होता है कभी कभार वो इतना ज़्यादा गहरा होता है लोगों के ऊपर, सिचुएशन का प्रभाव इतना ज़्यादा है किसी के ऊपर कि इंडिविजुअल्स की अगर अलग अलग पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं भी, जैसे कुछ लोग एग्रेसिव हैं, डोमिनेटिंग नेचर के हैं, किसी को एंगर इश्यूज हैं, किसी को फ्रस्ट्रेशन इश्यूज हैं, सिचुएशन की वजह से कभी कभार सारे लोग सेम तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ इसका, यही हम ऑफिस वाला एग्जांपल पकड़ लेते हैं। यहां पर कुछ कर्मचारी हैं, ये सारे एम्प्लॉयज हैं, और ये है इनका बॉस। अब एम्प्लॉयज के नेचर अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। किसी एक पर्सन को हो सकता है कि इसको एंगर इश्यूज हो, इसको फ्रस्ट्रेशन हो, इसको जेलिसी हो, ये डोमिनेटिंग नेचर का हो, और इस पर्सन को जो है अपने इमोशंस के ऊपर कोई मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या फिर एकदम हाथ उठा देता है ये पर्सन किसी के ऊपर। मतलब ये ऑफिस के बाहर ऐसे बिहेव करते हैं, लेकिन बॉस के सामने उसका नमक खाते हुए सेम तरीके से सबको बिहेव करना पड़ेगा। तो सिचुएशनिस्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है कि इंसानों का जो बिहेवियर होता है इट इज रिलेटिवली मोर एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। कि इंसानों का जो बिहेवियर है सिचुएशनल पर्सपेक्टिव के अंदर ये बोला जाता है कि पर्सनल ट्रेट्स जो होते हैं वो एक हद तक ही आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होता है। बाहर के लोग अगर आपको कुछ बोल रहे हैं या बाहर के सिचुएशन का कुछ प्रभाव है आपके ऊपर, आप कितना भी खराब मूड में हो, आपको कितना भी गुस्सा आता है, कुछ भी आता हो, लेकिन बात अगर आपके वर्क की है या फिर आपके रोटी कमाने के ऊपर बात है, और आपका कितना भी मूड खराब है, घर में कितनी भी कोई कलेश होगी, कोई भी बात होगी, लेकिन अगर आपको पता है कि आज मैं ऑफिस नहीं गया तो मेरी सैलरी कटेगी, और वहां पर ऑफिस के अंदर जाकर मैं अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकता, तो आप नहीं निकाल पाओगे। इसलिए यहाँ पर ये आपको राइटर कह रहे थे कि सिचुएशन का प्रभाव इतना गहरा होता है कभी कभार कि अलग अलग लोग वो सेम तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं, अगर भले ही उनके पर्सनैलिटी ट्रेट सबके अलग अलग हो। तो आपके पर्सनल, इसका मतलब हम कंक्लूजन किस पे पहुंचे कि आपके पर्सनल ट्रेट से ज़्यादा जो सिचुएशंस होती हैं वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये है दोस्तों इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग। ठीक है,
तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।